बैक वंस अगेन। दोस्तों, हमारी आज की कहानी की शुरुआत पर्शिया के राज घराने से होती है, जिस पर उस दौर में किंग शरमान का सिक्का चलता था। एक अच्छा राजा होने के चलते वो अपनी प्रजा के लिए आंखों का तारा था। और एक दिन किंग अपने चहेते भाई निजाम के साथ राज्य के दौरे पर निकला था कि तभी अचानक से बिस नाम के बच्चे के बीच सड़क पर आने की वजह से सेनापति डिसबैलेंस होकर गिर जाता है और फिर वो सिपाही बिस को पकड़कर सरेआम सबके सामने मारने लगता है। तभी वही बिस का दोस्त दास्तान आता है और अपनी जिगरी दोस्त को यूं मार खाता देख सिपाहियों की आंखों में धूल झोंक कर बच जाता है। अब एक करके सभी सैनिक बिस को छोड़कर दास्तान को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। वो उनसे बहुत तेज भागता है और जो देखकर किंग भी दंग रह जाते हैं। इतनी छोटी सी उम्र में राजा से लोहे लेने की हिम्मत आखिर बच्चे तो छोड़िए बड़ों में भी नहीं है। फिलहाल कड़ी मुशक्कत के बाद आखिरकार सैनिक दास्तान को पकड़ ही लेते हैं। अब बस उसे जान से मारने वाले होते तभी किंग आकर उन्हें रोक देते हैं और दास्तान से उसके परिवार के बारे में पूछते हैं। वेल, जैसे ही वो उन्हें बताता है कि वो लावारिस है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, ये सुनकर किंग बच्चे की बहादुरी पर फिदा होकर उसे अपना तीसरा बेटा बना लेते हैं और अपने साथ पर्शिया लेकर चले जाते हैं, जहां वो राजा के दोनों बेटे टस और गार्सिफ के साथ मिलकर एक राजकुमार की तरह शान शौकत से अपना बचपन बिताता है। देखते ही देखते 15 साल बीत जाते हैं और ये तीनों भाई अब बड़े हो चुके हैं। एक दिन उन्हें मालूम पड़ता है कि उनका पड़ोसी राज द होली सिटी ऑफ एलामट उनके दुश्मनों को चुपके से हथियार सप्लाई कर रहा है। तो ये जानकर अंकल निजाम एलामट पर हमला करना चाहते हैं। यहाँ एलामट पर अटैक करने के लिए दास्तान उतावला बैठा हुआ था, लेकिन बड़ा भाई उसे कैंप में रहने की ही सलाह देता है और अगली सुबह गार्सिफ से हमला करने के लिए कहता है। लेकिन आदत से मजबूर जिद्दी दास्तान बीच रात में ही दोस्त बिस के साथ मिलकर एलामट पर वार कर देता है, जिसे चैन की नींद सो रहे वहां की राजकुमारी तमीना दहशत में आ जाती है। सामने तबाह हो रहे राज की ऐसी हालत देखकर राजकुमारी अपने एक आदमी को बुलाती है, उसे बेशकीमती खंजर देकर एक छुपाने का हुक्म देती है जहां पर किसी के हाथ भी ना लगे वो। लेकिन जैसे ही वो सैनिक खंजर को लेकर ठिकाने लगाने के लिए आगे बढ़ता है, सामने खड़ा दास्तान उसके लिए उसकी मौत बनकर आता है और सिपाही को मारकर वो खंजर अपने पास रख लेता है। उधर कुछ ही देर में पूरा एलामट अब पर्शिया के कब्जे में आ चुका है। अंकल निजाम राजकुमारी तमीना को अपने कब्जे में कर उस पर आरोप लगाते हैं कि उसने ही पर्शिया के दुश्मनों को हथियार बेचने का जुर्म किया है। लेकिन तमीना इसे सरासर झूठ बताती है। उनके राज तो बेहद पवित्र माना जाता है, जहां पर हथियार बनाने का काम ही नहीं होता। तमीना उन्हें छोड़ने की गुजारिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। उल्टा वो तो उसे जान से मारना चाहते हैं। लेकिन तमीना की खूबसूरती देखकर टस उससे शादी करने का प्रपोजल देता है। वेल, पहले तो तमीना इसके लिए साफ इनकार करती है, लेकिन जैसे ही वो सामने से आ रहे दास्तान के पास मौजूद उस नायाब खंजर को देखती है तो बिना सोचे समझे फौरन शादी के लिए मान जाती है। अलामत पर कब्जा करने की खबर सुनकर पर्शिया के चारों तरफ खुशी का माहौल था और जब ये बात किंग शरमान को पता चलती है तो वो तस को अपने पास बुलाकर काफी फटकार लगाते हैं, क्योंकि उसने अलामत जैसे पवित्र राज पर हमला करके न केवल उसको बर्बाद कर दिया बल्कि उनके सालों पुराने संबंध को भी खराब कर दिया। वो पूछते हैं कि आखिर उसने ये कदम किससे पूछकर उठाया। तो यहाँ टस पिता को विश्वास दिलाता है जब तक वो अलामत की गद्दारी का सबूत उनके सामने लाकर नहीं देगा तब तक वो उन्हें मुंह नहीं दिखाएगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वो दास्तान से मिलता है और सारी बात बताकर एक लिबास देता है। कहता है कि ये पिताजी को मेरी तरफ से दे देना एक तोहफे के तौर पर, क्योंकि मैं उन्हें नहीं दे सकता, लेकिन मेरी तरफ से तुम उन्हें ये दे देना। साथ ही मेरी होने वाली पत्नी तमीना के बारे में भी बता देना। और इसके बाद दास्तान अपने बड़े भाई का आदेश मानते हुए राजकुमारी तमीना को किंग के दरबार में पेश करता है और पिता को गले लगाकर सबसे पहले टस का वो तोहफा उन्हें देता है, जिसे राज खुशी खुशी पहन लेते हैं जिससे कि राजा खुशी खुशी पहन लेते हैं। फिर उन्हें अपने भाई की पसंद तमीना से मिलवाता है। तमीना जैसी खूबसूरत राजकुमारी को देखकर किंग दास्तान से कहते हैं, तुम्हारे भाई टस की तो कई रानियां हैं, लेकिन तुमने अभी तक शादी नहीं की, इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस राजकुमारी से तुम शादी कर लो। आखिर कब तक ऐसे कुंवारे रहोगे? राजा की ये बातें सुनकर बेचारा दास्तान शर्मा जाता है। दरबार में मौजूद सभी लोग हंसी मजाक करने लगते हैं। चारों तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं रखती, क्योंकि कुछ ही सेकंड बाद टस ने जो लिबास अपने पिता को दिया था उसमें से अचानक आग निकलने लगती है। उसके अंदर मौजूद एसिड राजा के पूरे शरीर को झुलसा देता है, जो देखकर सभी दंग रह जाते और अंत में राजा की मौत हो जाती है। अब जो कि ये लिबास दास्तान ने दिया था, सभी को लगता है कि दास्तान ने ही राजा को मारा है। यहाँ तक कि खुद गार्सिफ अपने भाई को पकड़ने का हुक्म देता है। तभी बिस अपने दोस्त को बचाने के लिए आता और सैनिकों से वही मार देते हैं। पहले पिता और फिर जिगरी दोस्त बिस को यूं सामने मरता देखकर वो पूरी तरीके से टूट जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, लेकिन अभी वो चाहकर भी खुद की बेगुनाही साबित नहीं कर सकता। इसीलिए तमीना उसे यहाँ से भागने को कहती है और खुद भी पर्शिया छोड़कर उसके साथ रफू चक्कर हो जाती है। उधर टस को भी जैसे अपने पिता की मौत की खबर मिलती है वो हैरान रह जाता है, लेकिन इससे भी ज्यादा ताज्जुब ये सुनकर होता है कि उनका हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका छोटा भाई दास्तान है। वेल, शाम होती है। हम दास्तान को एक सुनसान रेगिस्तान में देखते हैं, जहां वो तमीना को बताता है कि वो बेकसूर है, उसने अपने पिता को नहीं मारा। वो ऐसा क्यों करेगा? आखिर वो आज जो कुछ भी है उन्हीं की वजह से तो है। यहाँ तक कि लिबास में उनकी जान ली वो उसके भाई टस का दिया हुआ था। दास्तान तमीना को अपना दुख भरी कहानी सुना रहा होता है, तभी उसे बातों में उलझाकर तमीना उससे वो खंजर लेने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच खंजर के ऊपर लगी बटन उससे दब जाती है और इसी के साथ ही वक्त अचानक पीछे चला जाता है। यहाँ दास्तान को साफ साफ दिखाई देने लगता है कि आगे तमीना कैसे उसे खंजर छीन कर उस पर वार करेगी। यानी कि दोस्तों, ये खंजर न केवल भविष्य दिखाता है बल्कि उसको बदलने
बदलने की ताकत भी रखता है। तभी तो तमीना इसको किसी के हाथ लगने नहीं देना चाहती और ये देखकर दास्तान पूरी तरीके से चौंक जाता है। समय में वापस आकर तमीना के हाथ पकड़कर उससे कहता है, मुझे पता है तुम इसी खंजर से मुझे मारने वाली हो। ये सुनकर वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है, क्योंकि उससे उसके अंदर मौजूद आखिरी जादुई रेत को खत्म कर दिया, जिसके जरिए ही समय में वापस जाया जा सकता है। इस खंजर का रहस्य जानकर अब दास्तान को लगने लगता है कि जरूर उसे भाई टस ने इसी खंजर को पाने के लिए अलामन पर अटैक किया और उस लिबास में भी उसी ने जहर डाला होगा। और ऐसे में वो फैसला करता कि वो आमरट जाकर अपने चाचा निजाम से सारी सच्चाई बताएगा, क्योंकि एक वही है जिस पर वो भरोसा कर सकता है। परंतु आमरट जाने का रास्ता इतना भी आसान नहीं था। उसे पकड़ने के लिए हर एक कोने पर सैनिक मौजूद थे, तो वो इस हालत में अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सुनसान रेगिस्तान से गुजरता है। भारी गर्मी और मौसम और कड़कड़ाती धूप दोनों चलते जा रहे हैं और इसी बीच तमीना प्यास की वजह से बेहोश होने का नाटक करती है। वो जैसे ही उसे उठने के लिए आगे बढ़ता है, वो बड़ी ही चालाकी से नजदीकी मौजूद एक कंकाल के टुकड़े से उसके सिर पर वार करके अपना जादुई खंजर लेकर वहां से भाग जाती है। कुछ देर बाद दास्तान की आंख खुलती है और अपने आप को कुछ लोगों के बीच घिरा हुआ पाता है। ये कोई और नहीं बल्कि गुलामी की घाटी के सरदार शेख अमर और उसके लोग थे, जो दास्तान को अपने कब्जे में कर चुके थे। अगर उसे अपनी जिंदगी प्यारी है तो इसके बदले उसे कुछ देना होगा। वो उन्हें बताता है कि आगे कुछ ही दूरी पर एक राजकुमारी जा रही है जिसके पास गढ़े हुए सोने का भंडार है। उसे पकड़ने में वो उसकी मदद कर सकता है। बस फिर क्या था, शेख अमर दास्तान की बातों में आ जाता है और दोनों तमीना को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर पर तमीना उनके हाथ भी लग जाती है, जहां सबसे पहले दास्तान तमीना से वो खंजर छीन कर अपने पास रख लेता है। फिर उसे शेख के लोगों को सौंप देता है, लेकिन जाते वक्त तमीना के गले का वो लॉकेट भी ले लेता है जिसमें उसने थोड़ी सी रेत छुपा रखी। अब यहीं से हम शेख अमर की नई गुलाम यानी कि तमीना को देखते हैं, जो उसके शहर में हो रही शतुरमुर्ग की रेस के खास मेहमानों को शराब पिलाने का काम करती है। दास्तान भी शेख की गुजारिश पर उनका मेहमान बनकर ये रेस देखने के लिए आया था, लेकिन कहीं न कहीं उसे निजाम से मिलने की चिंता सताई जा रही है। वो कुछ देर बाद शेख से वापस आमरट जाने की जिद करता है, मगर शेख अमर से बार बार रोक रहा था, क्योंकि उसे मालूम पड़ चुका था कि दास्तान कोई और नहीं बल्कि वही इनामी शहजादा है जिसने अपने पिता को जान से मारा था। इसीलिए वो उसे अपने पास कैद कर लेता है ताकि निजाम से उसके बदले में मोटा इनाम ले सके। और इससे पहले ही शेख अपने इस मकसद में पूरा होता, तमीना रेस में मौजूद शतुरमुर्गों को खाली कर देती है, शतुरमुर्गों को खोल देती है, जिससे वहां पर अफरा तफरी मच जाती है और इसका फायदा उठाकर वो शेख की आंखों के सामने ओझल हो जाते हैं। वेल इसके बाद वो दोनों कहीं नहीं रुकते, डायरेक्ट किंग शरमान की शोक सभा में पहुंच जाते हैं। यहाँ दास्तान सबसे छुपते छुपाते चाचा निजाम से मिलता है। उन्हें ये विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि उनके पिता को उसने नहीं मारा, उनका हत्यारा वो नहीं है। को साबित करने के लिए वो अपने साथ वही जादुई खंजर भी लेकर आया था, जिसके दबाते ही चाचा निजाम चाहे तो वक्त में पीछे जाकर सब कुछ अपनी आंखों से देख सकते। जादुई खंजर का नाम सुनकर चाचा की आंखें चमक जाती है। जैसे ही उसे देखने के लिए खोलते हैं, उन्हें खंजर नहीं मिलता, यानी कि दोस्तों तमीना ने एक बार फिर से दास्तान को बेवकूफ बनाकर खंजर चुरा लिया। ये देखकर निजाम को बेहद गुस्सा आता है और दास्तान पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसी बीच इत्तेफाक से उसकी नजर अपने चाचा के हाथों में जाती है, जो कि पूरी तरीके से जले हुए थे। वो उनसे पूछता है कि आखिर आपके हाथ कैसे जल गए। निजाम उसे बताता है कि राजा साहब को बचाने के चक्कर में उसके हाथ जल गए। अब निजाम ये कहते ही दास्तान उनका झूठ, क्योंकि उस रोज तो निजाम वहां थे ही नहीं। उल्टा पिताजी को बचाने के चक्कर में अब उसे ये समझते देर नहीं लगती कि उसके पिता की मौत में उसका भाई शामिल हो ना हो, लेकिन उसके चाचा का हाथ जरूर है, क्योंकि अक्सर झुलसती आग में दो ही लोगों के हाथ जलते हैं, एक वो जिसने आग लगाया और दूसरा वो जिसने आग को जलने से रोका है। अब चाचा निजाम अपनी ही जाल में फंस चुके थे, उनका ये राज खुल चुका है, इसीलिए वो फौरन अपने सिपाहियों से दास्तान को पकड़ने के लिए कहते हैं। मगर होशियार दास्तान इस बार भी सबको चकमा देकर वहां से भाग निकला। शाम होते ही हम निजाम को अपने नए राजा तस के पास देखते हैं। वो उसे भड़काता है कि राजा शरमान का हत्यारा उसका भाई दास्तान है। उसे मारने के लिए वो आया था, हमें जल्द से जल्द उसे मौका वारदात पर जान से मारना होगा। लेकिन तस भी अपने पिता की तरह बिल्कुल दयालु राजा था। वो ये सब कुछ कायदे कानून के हिसाब से करना पसंद करता है। अब यहाँ बात ना बनने पर निजाम सीधे हसन सिंह के योद्धाओं के पास पहुंचता है। दोस्तों ये उस वक्त खूंखार हथियारे हुआ करते थे, जिनके पास न केवल काली शक्तियां थी बल्कि वो सांपों की भी भाषा जानते थे। निजाम यहाँ उनके लीडर जुबैर से किसी तरीके से दास्तान को और उस खंजर को वापस लाने की गुजारिश करता है और इसके बाद जुबैर और उसके लोग दास्तान को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ दास्तान रेगिस्तान में घोड़े के निशान के पीछे चलते चलते आखिरकार एक बार फिर तमीना को पकड़ ही लेता है और उस खंजर को भी अपने पास रखकर पूछता है कि आखिर इसमें ऐसा खास क्या है जो निजाम भी इसके पीछे पड़ा हुआ है। यहाँ तमीना उसे कई सौ साल पुरानी कहानी सुनाती है, जब पृथ्वी पर देवताओं ने कहर बरपा रखा था। तब एक बच्ची ने उस तूफान को शांत करने के लिए खुद की बलि दी थी और सारा तूफान एक शीशे में कैद हो गया, जो कि उसी खंजर में लगी हुई है। और तब से लेकर आज तक उस खंजर की रक्षा उसी बच्ची का परिवार कर रहा है, जिसकी जिम्मेदारी अब तमीना के हाथ में है। इसके बाद वो उसे बताती है इस खंजर की मदद से निजाम समय में पीछे जाकर बचपन के उस वक्त में जाना चाहता है जब शिकार करते समय एक बार उसने अपने भाई शरमान को शेर से बचाया था। बस यहाँ वो अपनी वही गलती ठीक करना चाहता है और अपने भाई शरमान को ना बचाकर शेर का निवाला बनने देना चाहता है, ताकि आगे जाकर उसके भाई की जगह वो राजा बन सके। तमीना अच्छे से जानती है कि अगर ये खंजर गलत हाथों में लग गया तो दुनिया में तबाही आ जाएगी, यहाँ तक कि देवताओं तक रूठ जाएंगे। इसीलिए वो जल्द से जल्द इस खंजर को उसकी सही जगह हिंदू कुश के पवित्र मंदिर में छुपा देना चाहती है।
तमीना की बातें सुनकर दास्तान भी इसमें उसकी मदद करने का फैसला करता है। फिर दोनों उसी मंदिर की तरफ निकल पड़ते हैं। वो कई दिनों तक ऐसे पैदल चलते रहते हैं। रास्ते में पानी खत्म होने की वजह से उनके सामने एक तालाब नजर आता है। तो वहीं कुछ देर वो आराम करने का सोचते हैं, तभी अचानक उनके सामने शेख अमर से होता है, जो उन्हें कई दिनों से ढूंढ रहा था, क्योंकि उनकी वजह से उसे काफी नुकसानों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि तमीना के चलते उसके सारे शुतुरमुर्ग भाग गए, जिसका खामियाजा उन्हें वो निजाम को सौंप कर भरेगा। तमीना उसे समझाती है अगर उसे उनके बदले सोना और रुपया ही चाहिए तो बेहतर होगा हिंदू को जाने में उसकी मदद करे, जहाँ पर एक सोने का मंदिर है, वहाँ जितना चाहे वो सोना लूट सकता है। पर शेख अब उनकी बातों में नहीं आने वाला। रात में जब ये लोग आराम कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर हसन सिंह की जल्लाद सेना सांपों के साथ पहुंच जाती है। इतने में एक आदमी की नजर उन पर पड़ती है और वो घबरा कर उठता है। दास्तान की भी आंख किसी चीख पुकार से खुल जाती है। वो रेगिस्तान की मिट्टी में छिपे एक एक सांप को बारी बारी काटने लगता है, और ये सब कुछ उसने समय में पीछे जाकर उसी जादुई खंजर की मदद से किया था। ये सब देखकर शेख अमर उनका शुक्रिया अदा करता है, दोनों को जिंदा छोड़कर उनकी मंजिल तक पहुंचने का वादा भी करता है। अब यहाँ से ये लोग हसन सिंह की सेना से बचकर गारसीब के पास पहुंचते हैं। दास्तान अपने भाई को समझाने की कोशिश करता है कि उसके पिता को उसने नहीं मारा, बल्कि इसमें निजाम चाचा का हाथ है। वो उसे निजाम की सारी हकीकत बताता है, जिसे सुनकर गारसीब को अपने भाई की बात पर थोड़ा यकीन होता है। लेकिन इससे पहले बड़े भाई होने के नाते गारसीब दास्तान को इस मुसीबत से निकाल पाता, अचानक वहां पर एक बार फिर से हसन सिंह के लोग आ जाते हैं और दोनों तरफ जोरदार लड़ाई होने लगती है, जिससे अफसोस से गारसीब की मौत हो जाती है। पहले पिता, फिर दोस्त और अब जान से भी ज्यादा प्यारा भाई को खोकर दास्तान अंदर से टूट जाता है। लेकिन इससे भी बड़ा झटका उसे तब लगता है जब हसन सिंह का एक सांप उस खंजर को अपने मुंह में दबाकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। यानी कि अब वो खंजर निजाम के हाथ लग चुका है। पृथ्वी बहुत बड़े संकट में थी। दास्तान शेख और उसके लोगों से विनती करता है कि खंजर को ढूंढने में उसकी मदद करे, वरना दुनिया में ऐसी तबाही आएगी, इंसान क्या उसकी राख भी नहीं बचेगी। वेल, हमेशा की तरह शेख इसमें उसका साथ देने को तैयार हो जाता है। इसके बाद वो सभी वापस पर्शिया पहुंचते हैं, जहां पर निजाम ने उस खंजर को बड़ी हिफाजत के साथ एक कमरे में छुपा कर रखा था, जिसकी निगरानी उसका सबसे खास आदमी मोहम्मद इस्लाम कर रहा था। वहीं इस्लाम के सामने शेख अमर के राइट हैंड सीसो से होने वाला था, जो चाकू चलाने में बहुत एक्सपर्ट है। वो दबे पांव किसी तरह कमरे में पहुंचता है और इस्लाम से दो हाथ करता है। इस पूरी लड़ाई में इस्लाम मर जाता है, लेकिन सीसो के सीने में भी वार, लेकिन सीसो भी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वो किसी तरह खंजर को कमरे के नीचे फेंक देता है, जहां पर दास्तान और शेख उसका इंतजार कर रहे थे। अब दास्तान इस खंजर को लेकर सीधा अपने भाई टस से मिलने के लिए जाता है। उसे चाचा निजाम की असलियत बताता है, कैसे वो एक खंजर की मदद से पिताजी को मारकर पर्शिया की राजगद्दी पर बैठना चाहते हैं। लेकिन टस उसकी कहानी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। उसे तो लगता है कि दास्तान खुद राजा बनने के लिए सब कुछ कर रहा है। भाई टस की ये बातें सुनकर दास्तान को बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई, क्योंकि वो जानता था कि उन्हें यकीन दिलाना इतना आसान नहीं था। इसीलिए दास्तान अब समय को मार देने वाले उस खंजर को निकालकर अपनी भाई की आंख के सामने अपने पेट में भोंक लेता है। लेकिन मरने से पहले टस से कहता है कि जैसे ही वो मरने लगे, प्लीज इस खंजर को दबा देना, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वेल, कमरे में ये शोर शराबा सुनते ही वहां पर निजाम पहुंच जाता है, जो अपने सामने दास्तान को जमीन पर गिरा हुआ देखकर उसके पेट से लगातार खून निकल रहा था। वहीं टस के हाथ में वो खंजर होता है। यहाँ निजाम टस से खंजर को दूर रखने के लिए कहता है, लेकिन टस उन्हें वहीं पर रुकने को बोलकर जैसे ही वो खंजर को दबाता है, समय का चक्र पीछे चला जाता है। सब कुछ उसकी आंखों के सामने होता है। यहाँ टस को समझ आ जाता है कि दास्तान झूठ नहीं बोल रहा था, और इस बार वो अपने भाई को जान देने से रोकता है, उसे गले से लगा लेता है। तभी वहां पर चाचा निजाम आ जाते हैं। दोनों भाइयों को एक साथ देखकर सबसे पहले वो टस की गर्दन काट देते हैं, फिर धोखे से वो खंजर लेकर वहां से भाग जाते हैं। निजाम को अब तक उस पवित्र मंदिर के बारे में पता चल चुका था कि वहां पर कई दिनों से खुदाई करवा रहा था, ताकि उस जादुई रेत की मदद से अपने राजा बनने के सपने को वो पूरा कर सके। इस बीच हम दास्तान और तमीना को भी वहां देखते हैं, जो दूसरे रास्ते से मंदिर तक पहुंच चुके थे। दोनों अंदर कदम रखते हैं कि तभी ऊपर से एक पत्थर गिरने की वजह से नीचे गड्ढा होने लगता है। सारी रेत नीचे गड्ढे में तेजी से गिरने लगती है। हसन सिंह का लीडर जुबैर भी वहां दास्तान को खत्म करने के लिए पहुंचा था, लेकिन इस बार वो उल्टा दास्तान का ही शिकार हो जाता है। जिसके बाद अब वो दोनों निजाम के पास पहुंचते हैं, जहां उनके बीच जोरदार लड़ाई होती है। निजाम दास्तान और तमीना पर भारी पड़ रहा था, तभी उन्हें धक्का देकर आगे बढ़ता है। वहीं नीचे गिर रही तमीना को किसी तरह बचाने के लिए दास्तान उसका हाथ पकड़े हुए। इस बीच तमीना उसे छोड़कर निजाम को रोकने को कहती है। बेचारा दास्तान उसे ना चाहकर भी तमीना का हाथ छोड़ना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो निजाम को नहीं रोक पाता, क्योंकि तब तक निजाम उस खंजर को रेत की घड़ी में गाड़ चुका था, जिसमें हमें भयंकर रेत का बवंडर देखने को मिलता है। लेकिन इस बीच दास्तान आकर खंजर की बटन को दबा देता है और समय का चक्र एक बार फिर से वापस उसी जगह पर पहुंच जाता है जब दास्तान के हाथ अलामत पर कब्जा करने पर वो खंजर लगा था। यानी कि दोस्तों, ये वो समय होता है जब ना तो राजा की मौत हुई थी, ना बिस की हत्या, और ना ही दास्तान पर कोई इल्जाम लगा था। लेकिन अच्छी बात यह है, दास्तान अब आने वाले भविष्य की सच्चाई को पूरी तरह से उससे वाकिफ है। वो भागकर भाई टस के पास आकर उसे अलामत की खिलाफत की खबर को अफवाह बताता है। साथ ही साथ निजाम की सच्चाई भी सबके सामने रख देता है, जिसे निजाम गुस्से में उसे मारने की कोशिश करता है, मगर तभी टस अपनी तलवार से निजाम का खेल खत्म कर देता है। फिर वो अपने पिता के सामने तमीना और दास्तान की शादी की बात रखता है। पिता शरमान की मंजूरी से कुछ ही दिन बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो खंजर वापस हिंदू कुश के मंदिर में हिफाजत से रख दिया जाता है, जिसके साथ ही हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।